हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। आज 10 जून 2021 है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट न्यूज़ आइटम विच इज़ अबाउट कॉर्पेट। कॉर्पेट जो है ये इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है। ये एक इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच की एक्सरसाइज है। इस साल जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, दिस इज़ द 31st एडिशन of this India Thailand coordinated patrol which we also say as India Thai Corpat। ठीक है, तो दिस इज बीइंग कंडक्टेड दीज डेज। एंड इस एडिशन में जो इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ये जो इस बार वाला है, ठीक है, ये 9 जून से 11 जून 2021 में होगा। इसमें इंडिया की तरफ से INS सारयू जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। एक इंडिजिनसली बिल्ट नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। और जो थाईलैंड है उसकी साइड से हिज मैजेस्टीज थाईलैंड शिप जो है कराबी, ये पार्टिसिपेट करेगी। STMS कराबी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये एक। एंड दिस टू वेसल्स हैव बीन डेजिग्नेटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ड्रिल विच इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 9 to 11 जून, ठीक है। Both the navies are deploying their Dornier maritime patrol aircraft in this corporate vessel corporate exercise। So हम देख लेते हैं अबाउट कॉर्पेट थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स विजन ऑफ सागर, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका एक विजन है सागर, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म उसका सागर है। एक्चुअली इट इज़ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो जो इंडियन नेवी है, ठीक है, इट हैज़ बीन एंगेजिंग विद द अदर नेशंस इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर एनहांसिंग द रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक विजन है, ठीक है। सागर इसका एब्रीवेशन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ की नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करके सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी पेट्रोल एक्सरसाइजेज कंडक्ट करवाती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अब थोड़ा सा एम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है। द कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है बिल्ड्स अप द इंटर ऑपरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू नेवीज। इंडिया और थाईलैंड जब भी कोई नेवल एक्सरसाइज होती है, वन ऑफ द मेन मोटो ऑफ दैट एक्सरसाइज इज, वन ऑफ द मेन एम ऑफ दैट एक्सरसाइज इज ऑलवेज टू इंक्रीज द इंटर ऑपरेटेबिलिटी, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग द टू पार्टिसिपेटिंग नेवीज, ठीक है। So towards reinforcing maritime links between the two countries and with the aim of keeping this vital part of Indian Ocean safe। तो ये इंडियन ओशन जो है, आपको पता है कि इसकी सिग्निफिकेंस जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इसका मास वॉल्यूम ऑफ ट्रेड which is being handled by the Indian Ocean and the amount of vessels that daily pass from the Indian Ocean। तो इंडियन ओशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये इसलिए भी कंडक्ट करवाई जाती है ताकि ये विटल पार्ट जो इंडियन ओशन का है उसको सेफ रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, ठीक है, फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। जो द टू नेवीज हैव बीन अंडरटेकिंग कॉर्पेट बाई एनुअली। तो बाई एनुअली ये कंडक्ट की जाती है अलॉन्ग देयर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, IMBL इसको लिखा हुआ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को 2005 से ये एक्सरसाइज अब तक रेगुलरली बाई एनुअली कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। तो इट फैसिलिटेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मेजर्स टू प्रिवेंट एंड सप्रेस द अनलॉफुल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एंड अंडर रिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, आर्म्ड रॉबरी, मैरीटाइम टेररिज्म एंड पायरेसी। इन सब चीज़ों को, इन सब इलीगल क्राइम्स को वी कैन से, इनको प्रिवेंट करने के लिए और सप्रेस करने के लिए ऑफ्टन जो नेवीज़ हैं इस रीजन में एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती हैं, पेट्रोलिंग कंडक्ट करती हैं। तो ये भी एक मेन जो है रीज़न है ऐसी एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करवाने का, ठीक है। तो द एक्टिविटी हेल्प्स इन एनहांसिंग द ऑपरेशनल साइनर्जी बिटवीन द एक्सचेंज एंड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग एंड फॉर द कंडक्ट ऑफ SAR ऑपरेशंस एट द सी। तो ये जो है इलीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग, ये जो है ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनके साथ डील करने के लिए ऑपरेशनल साइनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये
इसलिए भी ये रीजन और ये ऐसी दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन द पेट्रोलिंग ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अलॉन्ग द सी। ठीक है, सो ये कॉर्पेट के बारे में था, नेवल एक्सरसाइजेज जो कंडक्ट होती है उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में था। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज आइटम। सो G7, द ग्रुप ऑफ 7 जिसको बोलते हैं, सो कॉल्ड दीज आर ग्लोबल countries which consider themselves to be one of the most advanced and the developed economies। ठीक है, एक्चुअली क्या है हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। G7 क्या है? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1975 में फॉर्म किया गया था। ये ब्लॉक जो है 7 कंट्रीज़ का, ये हर साल एनुअली ये मीट करते हैं और डिस्कस करते हैं बहुत सारे कॉमन और इम्पॉर्टेंट इशूज़, ठीक है, ऑफ देयर इंटरेस्ट वी कैन से, और देयर कॉमन इंटरेस्ट को जो इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है और एनर्जी पॉलिसी है। तो इन सारे इश्यूज़ को ये डिस्कशन करते हैं, एनुअली मीटिंग ये कंडक्ट करते हैं। सिंस 1975 दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एक्टिव। तो G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। G7 जो है उसका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना ही उसका कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो जो द डिसीजंस टेकन बाय द लीडर्स ड्यूरिंग द एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि इसके जो डिसीजंस होते हैं, जो फाइनली जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके लीडर्स जो डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है, ऑन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग और एनी अदर नेशन, ठीक है। तो नॉन बाइंडिंग डिसीजन होते हैं इनके। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन से आर दोज 7 कंट्रीज, ठीक है। द ग्रुप ऑफ 7 जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट और सो कॉल्ड जिनको हम एडवांस्ड इकोनॉमीज बोलते हैं, जिनका पर कैपिटा वेल्थ बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम्स बहुत ज़्यादा हैं, वो वाली 7 कंट्रीज में आती हैं। दीज आर कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। रशिया भी 1998 में इसका पार्ट बना था, ठीक है, इसको G8 कहा जाता था उसके बाद से, बट 2014 में रशिया ने जो है क्राइमिया पेनिनसुला है, एक काफ़ी डिस्प्यूटेड लैंड है, काफ़ी डिस्प्यूटेड ये एरिया है, इसको टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, इसको काइंड ऑफ एनेक्स कर लिया था या टेक ओवर कर लिया था रशिया ने। उसके बाद से रशिया को इस ब्लॉक से इसको हटा दिया था और अगेन इट बिकेम दिस G7 ग्रुप विच फॉर सम टाइम वाज कॉल्ड G8। इट अगेन गॉट कन्वर्टेड इनटू G7, ठीक है। चाइना, अभी क्वेश्चन आता है कि चाइना इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज इकॉनमी। चाइना में भी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि उसका GDP, उसका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, चाइना इज स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ दिस G7 ग्रुपिंग। सो द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड दैट इज़ चाइना का जो पर पर्सन वेल्थ है, ठीक है, वेल्थ पर पर्सन जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है G7 इकोनॉमीज़ में। तो चाइना का जो डेवलपमेंटल स्टेटस है उसको कम समझा जाता है। इसका रीज़न ये है, इतना डिस्पाइट ऑफ बीइंग सच बिग इकोनॉमी, उसका वेल्थ रेट इतना कम होने का एक रीज़न ये है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो दिस वॉज अबाउट द G7। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू UN, यूनाइटेड नेशन इकोसोक, ठीक है, इसको इकोसोक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है? इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू दिस इकोसोक। व्हाट इज़ दिस इकोसोक? इट इज़ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इंडिया री इलेक्ट हुआ है इसमें 2022 से 2024 वाली टर्म के लिए। इकोसोक के बारे में देख लेते हैं इसको। वैसे हमने पहले के न्यूज़ एनालिसिस में भी एक बार डिस्कस किया था इकोसोक के बारे में कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी इसकी फंक्शनिंग है, तो उसको एक बार फिर से एक रिवीजन हो जाएगा। हम इसको देख लेते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इज़ एट द हार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ठीक है, टू एडवांस द थ्री डायमेंशंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 डायमेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसकी एडवांसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन, ठीक है। ये जो है ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर फोस्टरिंग द डिबेट्स, इनोवेटिव थिंकिंग, फोर्जिंग द कंसेंसस ऑन द वे फॉरवर्ड्स एंड कोऑर्डिनेटिंग द इफेक्ट्स टू अचीव इंटरनेशनली अग्रीड गोल्स। तो ये एक जो है एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जिसमें दे फोस्टर द डिबेट्स, ठीक है, एंड ऑल्सो इनोवेटिव थिंकिंग इज ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ दैट। एंड ऑल्सो जब कोई भी जो भी कंसेंसस, जब बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो यूजुअली बाय द एंड ऑफ द मीटिंग द लीडर्स कम टू अ कंसेंसस ऑफ दैट
एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन फोर्जिंग दोज कंसेंसस, ठीक है, दोज कंसेंसस विच आर मेड बाय द लीडर्स ऑन द वे फॉरवर्ड्स ऑफ दोज मीटिंग्स। सी जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं, फाइनली जब एंड में क्या होता है कि एंड में वो जो लीडर्स, जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग हैं, उनके लीडर्स जो हैं वो एक वे फॉरवर्ड डिसाइड करते हैं। कुछ लोग उससे अग्री करते हैं, कुछ लोग उससे नहीं अग्री करते, कुछ कंट्रीज उससे अग्री करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो जो कंसेंसस जो बना है उन वे फॉरवर्ड्स का, उसको फोर्स करवाने में ये जो ऑर्गेनाइजेशन इट प्लेज अ बिगर रोल, ठीक है। एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स, ठीक है, टू अचीव द इंटरनेशनली अग्रीड गोल। जो इंटरनेशनली अग्रीड गोल हैं उनको अचीव करने के लिए जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेरियस बॉडीज़ हैं, वेरियस कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वेरियस कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं, उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोअप्स ऑन द मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत सारी जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, समिट्स होते हैं, उनको फॉलोअप रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसने अभी इस्टेब्लिश किया था इकोसोक, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो चार्टर था, इकोसोक जो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में, एक्चुअली बॉडी जो है पावर में आई थी, ये बॉडी बनी थी यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंडर, ठीक है, एज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ दिस ऑर्गन, this ECOSOC organization is one of the main 6 organs of United Nations, ठीक है। तो ECOSOC जो है वो एक सेंट्रल फोरम की तरह सर्व करता है फॉर डिस्कसिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, ठीक है, एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी रिकमेंडेशंस एड्रेस्ड टू द मेंबर स्टेट्स एंड द यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स। सो ठीक है, तो ड्यू टू दिस इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ये मेंबर का थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज़ अ 54 मेंबर बॉडी, इसमें 54 मेंबर्स हैं, ठीक है। जनरल असेंबली जो है, ठीक है, वो 18 न्यू मेंबर्स को सिलेक्ट करती है इकोसोक में हर साल, ठीक है। एवरी ईयर द इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड अ मेंबर इज बीइंग ऑलवेज चूज्ड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए एक नया मेंबर चूज़ किया जाता है इकोसोक में, ठीक है, और इसके लिए इलेक्शन जो है वो हर साल कंडक्ट करवाए जाते हैं। और जो भी रिटायरिंग मेंबर है वो री इलेक्ट हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें रिटायरिंग मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग री इलेक्टेड सून आफ्टर द इलेक्शन, बट इन दिस केस इकोसोक के केस में द मेंबर हु आर रिटायरिंग, तो वो मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है, सून आफ्टर बीइंग रिटायर्ड, ठीक है, उसी साल ही। इंडिया इज़ अ मेंबर कंट्री, इंडिया इसका एक मेंबर कंट्री है सिंस 1 जनवरी 2018, ठीक है। एंड ये जो है 2017 के इलेक्शन से इंडिया को एंट्री मिली थी इसमें, ठीक है। तो ये इकोसोक के बारे में है, उसके फंक्शन बताए हमने, ठीक है। और उसके बाद वी डिस्कस्ड दैट कि जो इसमें इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस बताया और इसका फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बताया आपको, और ये कब पावर में आई थी और कब इंडिया जो है इसका पार्ट बना था। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि 1945 में ये बॉडी बनी थी, यूनाइटेड नेशन का चार्टर के अंडर इसको बनाया गया था। वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स हैं ये यूनाइटेड नेशंस के। इंटरनेशनल और इकोनॉमिक, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। 54 मेंबर्स हैं, 18 न्यू मेंबर हर साल इलेक्ट किए जाते हैं। एक मेंबर को 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, हर रिटायरिंग मेंबर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। प्लस इंडिया जो है इसका मेंबर 2018 1 जनवरी से है, इंडिया 2017 के इलेक्शन से गया था और इस बार अगेन इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड 2022 से 24 के टर्न्योर के लिए, ठीक है। दिस वॉज अबाउट इकोसोक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ आइटम विच इज़ अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हाइक कर दिया है, ठीक है, पैडी के लिए 1940 रुपीज़, ठीक है, पर क्विंटल जो है इस बार होगा खरीफ सीजन में पैडी का प्राइस, जो कि लेस देन 4% हाइयर, ठीक है, देन द लास्ट ईयर्स प्राइस। लास्ट ईयर जो प्राइस था 1868 रुपीज़ था, ठीक है, तो उससे इसको बढ़ा के 1940 रुपीज़ कर दिया गया है। यह डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अब एमएसपी को थोड़ा देख लेते हैं और ये कैसे डिसाइड होता है और कौन सी बॉडी इसको डिसाइड करती है, ठीक है, तो वो देखते हैं थोड़ा सा।
MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट पे करती है फार्मर्स को, ठीक है, फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट करती है किसान के जो प्रोडक्ट होता है, जो फिर जो उसकी प्रोडक्शन होती है, उसको जब प्रोक्योर करती है, उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर उसकी पैडी को या उसकी जो भी क्रॉप है उसको प्रोक्योर करती है, ठीक है। इट इज़ एम्ड एट सेविंग द क्रॉप फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। तो इसका मेन कारण ये है, इसका मेन मोटो ये है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, उससे फार्मर को, उसके डेलीटीरियस इम्पैक्ट से फार्मर को सेव करने के लिए MSP दिया जाता है। MSP फर्स्ट टाइम जो है 1966 और 67 वाले टाइम पे इंडिया में जो है स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने तब देना स्टार्ट किया था, तब इंट्रोड्यूस किया था इसको, ठीक है, जब कंट्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया था, ठीक है। वी नो दैट इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन देयर वर many changes inside our in our this agriculture regime was entirely changed. सो फर्टिलाइजर्स का यूज़, ग्रीन रिवोल्यूशन इंटायरली एक बहुत एक रिफॉर्मेटिव वी कैन से एंड रिवोल्यूशनरी स्टेप था गवर्नमेंट का, ठीक है, जो जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो वॉज चेंज्ड एंटायरली कम्प्लीटली एंड उसके बहुत बेनिफिट्स हमने देखे हैं उसके बाद भी, ठीक है। वी आर स्टिल रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दोज दैट ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द टेक्नोलॉजीज विच वर अडॉप्टेड ड्यूरिंग दैट ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो टू बूस्ट द डोमेस्टिक production and encourage the farmer to plant high yielding varieties, government resorted to MSP, ताकि फार्मर्स को encourage करने के लिए कि वो high yielding varieties यूज़ करें, ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिससे इंक्रीज हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने MSP इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको, इसमें क्या था इस रूल में कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP बोलते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। CACP जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है MSP को फिक्स करने के लिए। CACP जो है वो 2 सेपरेट रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है, एक खरीफ सीजन के लिए, एक रबी सीजन के लिए, ठीक है, और इन दोनों के बेसिस के ऊपर बेस्ड ऑन दीज 2 सेंटर जो है वो MSP फिक्स करती है ट्वाइस अ ईयर यूजुअली, ठीक है। तो CACP अब जो है वो 3 तरह की कॉस्ट को ध्यान में रखती है व्हाइल फॉर्मुलेटिंग दिस MSP। ये 3 कॉस्ट क्या हैं, देखो यहाँ पे A2, FL और C2 कॉस्ट हैं। सबसे पहला A2 कॉस्ट क्या है कि A2 विच कवर ऑल द कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस ऑफ द फार्मर, कि जो भी फार्मर किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल, कोई कैश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, वो प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए जो है MSP डिसाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं A2, ठीक है। A2 प्राइसिंग में क्या है कि जो विच कवर ऑल द कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस द फार्मर इज यूजिंग, ठीक है, जिसमें कि रॉ मटेरियल का प्राइस, ये वो सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज A2 प्लस FL, ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है A2 प्लस FL। इसमें ये जो है काइंड एक्सपेंसेस ऑफ फार्मर के साथ साथ जो फैमिली लेबर है, ठीक है, फैमिली मेंबर की जो अनपेड लेबर है उसको भी अकाउंट किया जाता है कि जब MSP को डिसाइड किया जाएगा तो उसमें अलॉन्ग विद रॉ मटेरियल और वो सारी A2 वाली कॉस्ट अनपेड फैमिली लेबर को भी ऐड किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा वे है वो है C2 क्या है, विच इंक्लूड A2 प्लस FL, ठीक है। इसमें A2 प्लस FL तो है ये कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, जो अनपेड फैमिली लेबर वाला कॉस्ट है, प्लस इंटरेस्ट फोरगॉन। फार्मर जब भी कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो फार्मर मेनी टाइम्स फार्मर हैज़ टू टेक लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम एवरी रिसोर्स, यू नो, तो उसके लिए जो फार्मर को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो जो लास्ट वाला जो ये वे है, इसमें क्या है कि C2 में कि A2 FL के साथ जो फार्मर है MSP जब डिसाइड हो तो उसमें उसको इंटरेस्ट जो है वो भी साथ में पे किया जाए, ठीक है। तो दिस कॉम्प्रिहेंसिवली वी स्टडीड अबाउट MSP, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पक्खे टाइगर रिजर्व के बारे में है। पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो फुटहिल ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज में है, ठीक है, इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसको पक्खे को टाइगर रिजर्व 1999 और 2000 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, ठीक है। ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है। हॉटस्पॉट कोई भी ऐसी प्लेस होती है, हॉटस्पॉट बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसी प्लेस जो स्पीसीज एनरिचमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, इन द सेंस कि बर्ड्स की, एनिमल,
फ्लोरा और फोना की, होल टर्म अगर देखें तो फ्लोरा और फोना की स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारी बर्ड्स की, एनिमल्स की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, इन सब की स्पीसीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो दैट प्लेस इज सेड टू बी हॉटस्पॉट। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 4 हॉटस्पॉट्स हैं, जो ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और जिसमें आता है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा, ठीक है, और ये वाले सब रीजन आते हैं इसमें, मतलब 3-4 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में जो प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो जो ये वाला ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसमें ये पक्खे टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व में अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्पीशीज़ हैं प्लांट की, 300 स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की, 40 स्पीसीज़ जो हैं वो मैमल्स की हैं, 30 स्पीसीज़ एम्फीबियंस की हैं, 36 स्पीसीज़ जो है रेप्टाइल्स की हैं, और मैनी स्पीसीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना आर ग्लोबली थ्रेटेंड। और जो बहुत सारी स्पीसीज़ जो है यहाँ पे पाई जाती हैं फ्लोरा और फोना की, ये ग्लोबली थ्रेटेंड है, ठीक है। एंड जो पक्खे टाइगर रिजर्व जो है ये वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन स्पीसीज़ का, इन द सेंस कि ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर में ऐसी ये लास्ट एक प्लेस बची है जहाँ पे ये वाली स्पीसीज़ जो थ्रेटन है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर में पाई जाती हैं। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होगा कि अगर ये पक्खे टाइगर रिजर्व का कंजर्व करना, इसका कंजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू सेव ऑल दीज स्पीशीज फ्रॉम getting extinct or getting vulnerable to extinction even, ठीक है। So it is known for its amazing sighting and the 4 resident hornbill species, hornbill species, यहाँ पे 4 hornbills की species भी देखने को मिलती हैं। So this was about पक्खे टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ आइटम की और इट इज़ अबाउट द रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। NHPC लिमिटेड जो है उसका इंडिया का प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है ये NHPC, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। उसने अभी एक जॉइंट वेंचर कंपनी जो है बनाया है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या है रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। इट इज़ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये चेनाब रिवर के ऊपर एसोसिएटेड है किश्तावर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में फॉल करता है। एंड आपको पता है कि JNK को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब फाइनली वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, बिकॉज एक्चुअल में 9 होती, बट दमन एंड दीव को जो है मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो उनको ज्वाइन कर दिया गया है, जिसकी वजह से वी हैव नाउ 2 मोर, ठीक है। JNK स्टेट को जो है उसको बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, ठीक है। दिस जम्मू एंड कश्मीर वाली जो यूनियन टेरिटरी इट इज़ विद लेजिस्लेचर एंड दैट लद्दाख वाली टेरिटरी इज़ विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या है, इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं हम, इट इंक्लूड्स अ 133 मीटर टॉल ग्रेविटी डैम। इसमें 133 मीटर टॉल ग्रेविटी डैम है, 2 पावर स्टेशन हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से एडजेसेंट हैं, ठीक है, एडजेसेंट टू वन अनदर। द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ बोथ द पावर स्टेशन विल बी 8। इन दोनों को अगर मिला के इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें तो 850 मेगावाट है, ठीक है। एक्चुअल में इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। तो जून 2013 में क्या था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया था इस डैम का। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2013 में इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया था कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है ये इलीगल है, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो है उसकी कन्फर्मिटी में नहीं है, उसको वायलेट करता है इन द सेंस। तो अगस्त 2017 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड बैंक ने हमें अलाउ कर दिया था कि दैट इंडिया कैन कंस्ट्रक्ट अ डैम एंड इट इज़ नॉट इलीगल टू कंस्ट्रक्ट अ डैम ओवर द प्लेस वेयर इट इज़ अबाउट टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो इस केस के लिए जब हमें अलाउ कर दिया गया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने फिर उसको बनाना स्टार्ट किया है, बट पाकिस्तान फ्रेशली दोबारा से अपना प्रोटेस्ट लेके वर्ल्ड बैंक में गया है। बट सेंटर ने अभी फाइनली सोचा है कि दैट वी शुड गो अहेड विद दिस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये आज का फाइनल न्यूज़ आइटम था। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू पीपल इन्जॉयड इट, ठीक है। सो इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया जाएगा। So tomorrow we'll meet with next news article and next news items. So goodbye then. Thank you so much.